सो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं डीएनडी की। तो जो टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी, तो यहाँ पे रिकॉर्ड ही कर लेते हैं ताकि आपको बाद में आप वीडियो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एनजीटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एनजीटी जो है आपका, ठीक है जी, ये आपका एनजीटी एक्ट 2010 के अंदर बना था, स्टैट्यूटरी बॉडी है, हमें पता है, ठीक है, हमने ऑलरेडी कवर भी किया है। स्ट्रक्चर की बात करें तो एनजीटी के अंदर चेयरमैन रहेगा, जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट है। तो मिनिमम 10 मेंबर है, मैक्सिमम 20 है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। देन टर्म 5 ईयर नॉर्मली रहती है और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होती, ठीक है। अब अपॉइंट कौन करता है उनको? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कमेटी बना के वहाँ पे सिलेक्शन होती है उनकी, ठीक है, अकॉर्डिंग्स विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया था। बस आपने ये याद रखना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसकी अपॉइंटमेंट करती है, ठीक है। मेंबर को कौन अपॉइंट करता है? सिलेक्शन कमेटी करती है। देन अगर हाँ यहाँ पे चेयरपर्सन, अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? या तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोनों के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम के अंदर अगर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आ गया तो आपको गलती ना लगे वहाँ पे, तो ध्यान रखना। दूसरी बात, यहाँ पे जुडिशियल मेंबर वो जज ऑफ हाई कोर्ट के लिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। हु मे बी सबमिट द केसेस, के केसेस किस किस एक्ट के अंदर आते हैं? तो हमें जो शेड्यूल 1 वहाँ पे है उसके अंदर लिखे हुए हैं एक्ट, उन्हीं के वही एक्ट हैं, उन्हीं के केसेस ये एनजीटी आपका लेता है। जैसे 1974, ठीक है जी, वाटर एक्ट है, उसके बाद वाटर सेस एक्ट है 1977, फॉरेस्ट एक्ट है 1980, एयर एक्ट है 1981, देन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए, देन पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो यहाँ पे याद रखना, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का नाम नहीं लिखा हुआ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का नाम नहीं लिखा हुआ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का नाम नहीं लिखा हुआ। तो ये आपने ध्यान रखना है प्री के लिए। आगे चलते हैं, ठीक है, कि क्या इसकी जो बाइंडिंग है, जो भी डिसीजन है बिल्कुल बाइंडिंग है, ठीक है जी। और ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के हिसाब से इसकी पावर वहाँ पे वेस्टेड है। उसके बाद कि अब मान लो आपने एनजीटी ने कोई ऑर्डर दे दिया कि तुम्हें इतना फाइन पड़ेगा, तुमने पोल्यूशन किया है ना, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसके बाद अपील कहाँ पे होगी? अपील आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी, क्योंकि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे चेयरमैन रहता है। तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जज की जो भी वर्डिक्ट होगा उसके बाद आपका हाई कोर्ट के अंदर अपील हो जाए, है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील होगी विद इन 90 डेज, ठीक है। मानस ऐप के बारे में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, ठीक है जी। अब ये गवर्नमेंट के लिए बनाया गया एडवाइस करने के लिए साइंस के ऊपर, तो इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मानस ऐप बनाई गई है। मानस ऐप बेसिकली क्या करती है? इसका मतलब क्या है? मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, कि जो भी जैसे बहुत ज़्यादा आपको पता है कोविड के कारण भी प्रेशर है, पहले मनोदर्पण ऐप भी निकाली थी, है ना। तो अब यहाँ पे जो मेंटल हेल्थ है उसको ठीक करने के लिए, है ना, वो नॉर्मल रहे, इसीलिए ये ऐप बनाई गई है, ठीक है। अब ये एंडोर्स करती है आपका PMSTIAC, ठीक है जी, प्रधानमंत्री जो भी है अपना प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है, तो उसको करती है। यहाँ पे देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मेंटल वेलबींग होगी, ठीक है। जो इनिशियल वर्जन है, ठीक है जी, वो मानस फोकस किसके ऊपर करेगा? इनिशियली फोकस करेगा मेंटल हेल्थ के लिए 15 से 35 साल के लोगों के लिए, क्योंकि ये यूथ है और इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंदर यहाँ पे बहुत सारे जो काम आने वाला है एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। मोटो क्या है? उत्तम मन सक्षम जन, ठीक है जी। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर क्या है? ये कैबिनेट सेक्रेटरीट ने बनाया था आपका 1999 के अंदर। यहाँ पे एक होगा क्या, इसका एम क्या है कि कोई ऑब्जेक्टिव जो है एडवाइस करना प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट को, किसके ऊपर? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ठीक है जी, उसके ऊपर फोकस करना, वो सारा एडवाइस ये आपका PSA करता है। तो ये हमें याद रखना है प्री के लिए। आगे बढ़ते हैं। PMSTIAC क्या है? ये एक काउंसिल है जो फैसिलिटेट करती है आपकी PSA को। तो मतलब PSA आपका एडवाइस देता है, PSA को फैसिलिटेट करती है आपकी PMSTIAC, ठीक है जी। ओके, अब PMSTIAC का सेक्रेटरीट जो है ये आपका है इन्वेस्ट इंडिया के अंदर। इन्वेस्ट इंडिया क्या है फिर? इन्वेस्ट इंडिया एक नॉन प्रॉफिट वेंचर है जो आपका DPIIT के अंदर है, जहाँ पे हमने कल GI टैग के बारे में पढ़ा था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, ठीक है जी। आगे चलते हैं। इसरो एस्पॉइनेज केस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया CBI को कि जो एक रिपोर्ट आई थी DK जैन कमेटी की, हुआ ये कि जब एस्पॉइनेज केस आया है ना, कि इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि जो केरला की जो पुलिस है वहाँ पे उन्होंने उस ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने ब्लेम किया था, ठीक है। किसको ब्लेम किया था? नाम्बी नारायणन। तो ये आपने केस वैसे भी न्यूज़ के अंदर काफ़ी सुना होगा, ठीक है, जो इसरो के थे उस टाइम पे क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर काम कर रहे थे।
तो ऐसा बोला गया कि इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो पाकिस्तान को शेयर की है। पुलिस ने उसके बाद इंक्वायरी वगैरह की और उनको ब्लेम कर दिया। बाद में डी के जैन की कमेटी आई, ठीक है, उन्होंने पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर रिपोर्ट बनाई। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है सीबीआई को कि इसको देखो रिपोर्ट को, ठीक है। तो केस क्या था, क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना काम कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। और विकास इंजन जो स्टेज 2 के अंदर यूज़ होता है, ठीक है, जो हमारा PSLV वगैरह है, तो यहाँ पे स्टेज 1 के अंदर सॉलिड यूज़ करते हैं, तो उसके लिक्विड के लिए हमने विकास इंजन को यूज़ किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये इंजन अपना इसको डिसमिस कर दिया था केस को 2018 के अंदर। अब विकास इंजन क्या है, लिक्विड फ्यूल रॉकेट है। हम अगर जैसे मान लो आप सॉलिड यूज़ करते हो फर्स्ट स्टेज के अंदर मोस्टली, है ना, सॉलिड का मतलब क्या है, सॉलिड आपको बहुत ज़्यादा थ्रस्ट देता है। मतलब सॉलिड फ्यूल को अगर आपने एक बार जला दिया तो ये जलते ही रहेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करेगा और एकदम से रॉकेट को पुश करता है ऊपर को, क्योंकि उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर के अंदर चलता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर का ड्रैग भी रहता है। लेकिन सॉलिड का एक नुकसान है कि अगर एक बार इसको अब हमने बर्न कर दिया इसको, उसके बाद हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये जलते रहेगा। इसीलिए उसके बाद हम लिक्विड यूज़ करते हैं। लिक्विड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा आपने पाइप वगैरह लगी होती है उसको अगर आप बंद करोगे तो लिक्विड फ्यूल जलना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे हम उस रॉकेट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि स्पीड के ऊपर डिपेंड है। तो लिक्विड के लिए, लिक्विड के अंदर ज़्यादा थ्रस्ट बनाने के लिए हमने बनाया विकास इंजन, जो आपका PSLV GSLV के अंदर काम होता है। तो GSLV MK3 जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर भी काम आएगा, ठीक है। उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन बेसिकली लिक्विड फ्यूल ही है, जो जैसे मान लो हाइड्रोजन है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव है। अब हम ऐसा तो नहीं हाइड्रोजन को सीधा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लेके आए लिक्विड हाइड्रोजन। ये इसका टेम्परेचर कितना है, -253 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लिक्विड होती है, ऑक्सीजन 183। तो यहाँ पे इसको हम सेकंड स्टेज के अंदर बाद में यूज़ करते हैं, थर्ड स्टेज के अंदर क्रायोजेनिक आपका आ जाता है ना। तो यहाँ पे अलग अलग ये इशू इसके हैं। लेकिन अगर हम जैसे लिक्विड को यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो ये आपका क्रायोजेनिक इंजन के अंदर यूज़ होगा। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर भी जो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि मान लो आपने एकदम से इतना टेम्परेचर, एक कंटेनर है जिसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर कर रखना है और बाकी एरियाज़ के अंदर अलग टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो दोनों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो ये इसके अलग चैलेंजेस हैं। उसके बाद चलते हैं मेडिकल ऑक्सीजन। जैसे आपको पता है कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है और उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज लोग हो रहे हैं, है ना, किसी को बहुत ज़्यादा एकदम से ऑक्सीजन की लंग्स में कमी हो जाती है, ठीक है जी। तो उसके लिए डिमांड बढ़ गई ऑक्सीजन की। अब ये बोल रहे हैं मध्य प्रदेश जैसे है ना, इसके पास कैपेसिटी भी नहीं है। उसके बाद बहुत सारी स्टेट्स हैं, जैसे 12 स्टेट के नाम लिखे, लेकिन आपको याद करने की ये ज़रूरत नहीं है, वैसे एक बार पढ़ देना। तो यहाँ पे इनकी जो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है, तो इंडिया बोलता है कि या तो हम इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद दूसरा इन्होंने एक और चीज़ बोली है, प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन, ठीक है। प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन बेसिकली होती क्या है कि अलग अलग ऐसे एडजॉर्बर लगे होते हैं ऐसे, ठीक है। तो जैसे मान लो एयर है, आपकी एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, तो यहाँ से जो गैस चाहिए हमें, अगर ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन एडजॉर्ब होगी सरफेस के ऊपर और उसको बाद में हम फिल्टर आउट कर लेंगे। ये है आपकी प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन, ठीक है। जैसे मान लो आपने ऑक्सीजन नाइट्रोजन को सेपरेट करना है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस है जो गैस मॉलिक्यूल को बाइंड करती है एडजॉर्बेंट मटेरियल के ऊपर, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें ये सिर्फ इतना याद रखना है कि जो आपकी एयर है, एयर के अंदर अगर हमें कोई ऐसी गैस चाहिए एक, तो वहाँ पे इसी उस प्रोसेस के अंदर प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन यूज़ की जाती है, ठीक है। अब ये एडजॉर्बर उसी मटेरियल का बना होगा जो उस गैस को ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगी, बस इतना याद रखना है। उसके बाद जैसे एक्चुअल प्रोडक्शन इंडिया के अंदर कितनी है, 7300, देन सेल कितनी है, वो 3842 है। सप्लाई इंडस्ट्री को भी सप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इतना याद रखना है कि ये ऑक्सीजन सिर्फ ऐसे नहीं, इंडिया इंडस्ट्री को भी सप्लाई करता है और उसके अंदर टोटल वहाँ पे बनती है, ठीक है। उसके बाद गोल ऑफ ऑक्सीजनेशन, कि जो आपका ऑप्टिमल ऑक्सीजन सेचुरेशन है, जो सेचुरेशन मतलब ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन है, ठीक है, उसकी परसेंटेज हम देखते हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर मान लो आपकी वो सेचुरेशन जो है वो कम होगी, तो इट मीन्स कि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है। जैसे अगर हम देखें टारगेट क्या होता है हमारा ब्लड के अंदर, 92% टू 96% नॉर्मल रहती है। अगर ये 92% से कम होगी तो इट मीन्स ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन चाहिए। अगर 96 से, ठीक है जी, और ज़्यादा भी होगी तो भी ये हार्मफुल है, क्योंकि ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है जी। हाइपोक्सिया क्या होता है, वही जो आपको एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मिलती, उसी को हम हाइपोक्सिया बोलते हैं, ठीक है जी।
तो ये हमने याद रखना है। उसके बाद अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर रुपी, रुपी की आपको पता है प्राइस गिर गया है बहुत ज़्यादा। अब रुपी का प्राइस गिर गया, इट मीन्स कि आपके पास डॉलर कम है, ठीक है जी, डॉलर का जो फ्लो है वो कम है, और आपका इट मीन्स कि पहले अगर मान लो आपका डॉलर था 70 रुपीज़ के अंदर, अब कम है तो अब वही डॉलर आपको 75 रुपीज़ के अंदर मिलेगा। इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, आपने एक्सपोर्ट करना है कुछ, तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे, आपको रिवर्स के अंदर क्या मिलेगा, डॉलर मिलेंगे, ठीक है। पहले भी $1 मिलता था, सपोज करते हैं, अब भी $1 मिल रहा है। पहले $1 मिलता था, आप उस डॉलर को कन्वर्ट करके रुपीज़ के अंदर करते थे, आपको 70 रुपये बचते थे। अब आप $1 लोगे, ठीक है, उसके बाद वही डॉलर को जब कन्वर्ट करोगे तो आपको 75 मिलेंगे। इट मीन्स कि अब आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ाया जाता है। एक होते हैं डीवैल्यूएशन, मतलब कंट्री खुद ही अपनी करेंसी का प्राइस डिक्रीज कर देती है, ठीक है, वो इसलिए कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, जैसे चाइना करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब रीज़न क्या है कि अभी जो डॉलर का प्राइस बढ़ गया है और हमारी करेंसी का प्राइस फॉल हो गया है। एक तो हमने पढ़ा है अभी रिसेंटली गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन, मतलब गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज़, आरबीआई ने सिक्योरिटी खरीदी तो मार्केट के अंदर पैसा दिया। अब जितना पैसा ज़्यादा होगा, इट मीन रुपये का फ्लो बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया और यहाँ पे प्राइस गिर गया, ठीक है, क्योंकि डॉलर के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा फ्लो बढ़ गया। दूसरा, यूएस के अंदर इकॉनमी स्ट्रांग होगी, बहुत सारा डॉलर उधर भी चला गया। उसके बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती थी, अभी इसके अंदर डिफरेंस देखते हैं, वो आपकी कम होगी, और जैसे वो कम होगी क्योंकि वो डॉलर लेके आती थी कंट्री के अंदर, अब डॉलर कम हो गए और इसीलिए यहाँ पे प्राइस भी बढ़ गया। उसके बाद कोविड-19 की वजह से हमारी इकोनॉमी नहीं चली, ठीक है। देन क्रूड ऑयल, आपको पता है जितना आपका क्रूड ऑयल भी हम खरीदते हैं तो उसके बदले डॉलर देते हैं, तो इसका इन्वर्स रिलेशन रहता है, जितना आपका रुपये का वैल्यू गिरेगी उतना ही हमारा ऑयल भी महंगा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, डेप्रीशिएशन और डिवेल्यूएशन के अंदर फ़र्क क्या है। डिवेल्यूएशन कंट्री खुद करती है कॉन्शियसली, जैसे आपका चाइना करता है, ताकि उसका एक्सपोर्ट बढ़े, ठीक है। दूसरा, डेप्रीशिएशन क्या है, जब फॉल होती है वैल्यू करेंसी की फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मतलब नॉर्मल जो जनरल मार्केट के बेस के ऊपर आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन, ठीक है। एफडीआई और एफपीआई के अंदर, एफडीआई मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स्ड है, यहाँ पे जैसे मान लो बहुत सारे कंपनीज के शेयर खरीद लिए, एसेट खरीद लिए, अब इट मीन्स कि ये वाली तो लॉन्ग टर्म रहेगी, है ना। मान लो कोई फॉरेन से कंपनी है, उसने इंडिया की किसी कंपनी के अंदर शेयर खरीद लिए या एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन आपकी जो एफपीआई है, ठीक है, ये आपकी फाइनेंशियल एसेट के अंदर कोई सिक्योरिटी खरीद ली या कुछ ऐसा कर लिया, है ना, तो ये उसके अंदर इन्वेस्ट करती है। मतलब एफपीआई आपकी बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए आती है कि बहुत सारा, जैसे मान लो बाहर कोई है, उसको लगा कि इंडिया के अंदर अभी मार्केट ग्रो कर रही है, यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, मुझे अच्छा इंटरेस्ट भी मिलेगा और यहाँ फिर इन्वेस्ट करूँ तो मुझे पैसा अच्छा कमा सकता हूँ, तो वो इंडिया के अंदर सडनली इन्वेस्ट कर देगी। अब इंडिया की इकॉनमी डाउन गई, अब मान लो यूएस की इकॉनमी स्ट्रांग हो रही है, तो वो जल्दी से पैसा निकालेगा और यूएस के अंदर चला जाएगा। यही है, इसीलिए इसको बोलते हैं हॉट मनी, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म है, वॉलेटाइल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पैसा आ भी सकता है, एकदम से जा भी सकता है, इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपकी एफडीआई है, ये तो आपकी लॉन्ग टर्म है, ठीक है। इसको एक्टिव इन्वेस्टर बोलते हैं, इसको पैसिव बोलते हैं। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये इनडायरेक्ट है। यहाँ पे हाई कंट्रोल रहता है, ये इसके ऊपर बहुत लो कंट्रोल, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना इसको, क्योंकि ये कभी भी फ्लो कर सकती है आउट ऑफ कंट्री। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म है, ये वाला शॉर्ट टर्म ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ये एफिशिएंट है, ये लेस एफिशिएंट है उसके कंपैरिजन। यहाँ पे फिजिकल एसेट के अंदर, यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट के अंदर मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। एंट्री और एग्जिट, अब एफडीआई के अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन रखती हैं। इंडिया ने जैसे अपनी नेबरिंग कंट्री के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि एफडीआई के अंदर आपने इन्वेस्ट इतना करना नहीं, परमिशन चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंट्री और एग्जिट का इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ईजी रहती है। उसके बाद इसके इट लीड्स टू ट्रांसफ़र ऑफ फंड हो गया, टेक्नोलॉजी, जैसे मान लो इंडिया के अंदर फॉरेन कंपनी ने, किसी ने इन्वेस्ट किया किसी कंपनी के अंदर, अब वहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी तो करेगी, तभी तो वो ग्रो करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो यही काम रहता है। उसके बाद आपका रिस्क की बात करूँ तो ये स्टेबल है, ये वॉलेटाइल है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया। तो इतने अगर डिफरेंस आप याद रखोगे तो प्री के अंदर अगर क्वेश्चन आया तो मोस्ट प्रॉबेबली आप इसको कर सकते हो। देन यूएनएफपीए, अब इसकी पॉपुलेशन रिपोर्ट पहली बार इसने जो रिपोर्ट दी है वो दी है बॉडली ऑटोनॉमी के अंदर। बॉडली ऑटोनॉमी मतलब कि जैसे आपने पिंक मूवी देखी थी, वहाँ पे नो मीन्स नो, तो जो भी इंसान है उसकी बॉडी के ऊपर उसका जो राइट है और वो उसके हिसाब से जो अपना मर्जी करे, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के ऊपर रिपोर्ट दी गई है। इसको तो रिपोर्ट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021, ठीक है, UNFPA, ठीक है। अब पहली बार इन्होंने ये रिपोर्ट दिया जो बॉडली ऑटोनॉमी के ऊपर,
ठीक है जी, जो बॉडी की ऑटोनमी है कि हर एक को अपनी बॉडी का उसको क्या करना है, कौन सी कब यूज़ करनी है, उसका राइट है, उसके ऊपर दी है। अब रिपोर्ट क्या कहती है, कहता हाफ ऑफ वुमेन, जो 57 डेवलपिंग कंट्रीज है उसके अंदर जो आधी वुमेन है, दे डू नॉट हैव अ राइट टू मेक डिसीजन, उनके पास राइट ही नहीं है कि वो डिसीजन अपना कर सके। किसके रिगार्डिंग, जैसे मान लो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कब करने हैं, ठीक है, हेल्थ केयर बहुत कब लेनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे आपको पैट्रियार्की है तो वहाँ पे मेल का डोमिनेंस रहता है, तो फीमेल के पास इतने राइट है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, 55% वुमेन फुली एम्पावर्ड, ठीक है, सिर्फ 55% वुमेन है जो फुली एम्पावर्ड है कि अपनी हेल्थ केयर के लिए कॉन्ट्रासेप्शन, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव कब यूज़ करने हैं, सेक्स कब, है ना, तो ये सारा जो भी राइट टू सेक्स वगैरह ये सारा आपका वहाँ पे उनके पास राइट है, ठीक है, सिर्फ 55%, ठीक है। उसके बाद 71% कंट्रीज जो हैं वो ओवरऑल मैटरनिटी केयर के लिए देती हैं, जैसे ठीक है मैटरनिटी राइट्स के लिए लीव की बात होती है इंडिया के अंदर भी, इसके ऊपर यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है। 75% ऑफ कंट्रीज लीगली इंश्योर करती हैं कि फुल एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन, तो 75% है सिर्फ ऐसी कंट्रीज। 80% कंट्रीज हैव लॉज जो आपका सेक्सुअल हेल्थ और वेलबींग को सपोर्ट करते हैं। इंडिया के अंदर आपको देखोगे जो सेक्सुअल एजुकेशन के ऊपर फोकस ही नहीं रहता, ठीक है, उसके कारण बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। देन ओनली अबाउट 56% कंट्रीज हैव लॉज एंड पॉलिसी सपोर्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन, सिर्फ 56% ऐसी कंट्रीज हैं जो सपोर्ट करती हैं सेक्सुअल एजुकेशन के अंदर, बस इतना है, ठीक है। उसके बाद अब वायलेशन ऑफ बॉडली ऑटोनमी, अगर ये एक ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको कि इसका बॉडली ऑटोनमी का मीनिंग क्या है, तो जैसे मान लो चाइल्ड मैरिज कर दी बच्चे की बिना बताए, है ना, तो वो भी आपका उसके बच्चे के ऊपर जो आपकी बॉडी के ऊपर ऑटोनमी नहीं है। जेनिटल म्यूटिलेशन है, कॉन्ट्रासेप्टिव, अनप्लैंड प्रेगनेंसी, अनवांटेड सेक्स एक्सचेंज फॉर होम और फूड, ये सब आपके कहाँ पे आएंगे, वायलेशन ऑफ बॉडली ऑटोनमी। तो कोविड-19 के अंदर उन्होंने बोला कि कोविड-19 की वजह से ये सारे केसेस और भी एग्जैगरेट हुए, तो वहाँ पे और भी इश्यूज बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बहुत सारी वुमेन्स हैं पहले ऑफिस के अंदर काम करती है, वर्क फ्रॉम होम है, वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ गई है उनकी ज़्यादा, ठीक है। देन यूएनपीएफए क्या है, ट्रस्ट फंड है, 1967 के अंदर बना, उसके बाद इसका रीनेम किया गया, लेकिन वहाँ पे एब्रीवेशन वही रखी गई है, ठीक है। तो ये दूसरी बात, ये सब्सिडरी ऑर्गन है यूएन जनरल असेंबली का, ठीक है। मैंडेट इसका इकोसॉक जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ये इकोसॉक आपकी बेसिकली प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन बॉडी का, ठीक है जी। तो ये तो हमें पता चल गया इतना। उसके बाद अब फंडिंग कहाँ से आती है, इसका बजट, तो ऐसा यूएन इसका डायरेक्टली कुछ बजट सपोर्ट नहीं करता, ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होते हैं जहाँ पे इसके अंदर फंड सारा आता है, ठीक है जी। उसके बाद ये एसडीजी टारगेट हमने एक बार किए भी थे सारे, ठीक है, तो यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन एंड जेंडर इक्वलिटी, इनके ऊपर फोकस रखता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सेंटर इजेस गाइडलाइन फॉर ओसीआई कार्ड। पहले क्या होता था, मान लो किसी का एक 20 साल और एक 50 साल, मतलब अगर 20 साल से पहले आपने जैसे पासपोर्ट है आपने रीन्यू करवाया, नया बनवाया, हर बार आपको जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड लेना पड़ता था दोबारा, ठीक है। अब इन्होंने उसको चेंज कर दिया, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार लो उसके बाद रीन्यू करते रहो, लेकिन वहाँ पे स्पेशली आपको दोबारा कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ईजी कर दिएगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि जैसे न्यू पासपोर्ट है इशूड अप टू 20 ईयर, 20 साल तक, ठीक है, और जब 50 साल कंप्लीट हो गए उसके बाद वहाँ पे आपको ओसीआई कार्ड लेना पड़ता था, क्योंकि बहुत सारा जैसे मान लो फेस के ऊपर चेंजेस आ जाती हैं एज के हिसाब से, तो इसीलिए उसको कैप्चर करने के लिए कि बंदा वही है या कोई चेंज हो गया, ये काम किया जाता था। अब बात करते हैं चेंजेस क्या है, ठीक है। अब ओसीआई कार्ड होल्डर विल नाउ बी रिक्वायर्ड टू गेट देयर डॉक्यूमेंट री इशूड ओनली वंस एट एज ऑफ 20, तो सिर्फ एक बार 20 साल की एज तक आपने इशू करवाना है, तो पहले बार करवाना पड़ता था 50 साल के बाद भी, ठीक है। दूसरी बात, जब ओसीआई कार्ड होल्डर, जैसे मान लो आपने 20 साल से पहले रजिस्टर करवा दिया है ना, वहाँ पे बन गया ओसीआई कार्ड होल्डर, उसके बाद 20 साल के जब हो गए उस टाइम एक बनेगा और उसके बाद वो आपका वही चलता रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, इफ़ अ पर्सन ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ ओसीआई कार्ड होल्डर आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 20, मतलब अगर ओसीआई कार्ड होल्डर आप 20 साल के बाद लेते हो, ठीक है, उसके बाद उसको री इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, तो वही आपका रहेगा। देन मान लो अब अपडेशन होगी वहाँ पे, ठीक है,
अपडेशन क्या होगी, पहले क्या होता था कि आपको दोबारा फिर इशू करवाना पड़ता था, लेकिन अब इन्होंने बोला आप दोबारा इशू करवाने की जरूरत नहीं है, आप उसको अपडेट करवाओ। क्या अपडेट करना है, जैसे मान लो किसी ने नया पासपोर्ट बनाया तो उसके अपनी पासपोर्ट फोटो आईडी वगैरह ये सारी ऑनलाइन ओसीआई पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी है। ठीक है जी, ठीक है। ईच टाइम न्यू पासपोर्ट इज इशूड अप टू 20 ईयर एंड वंस आफ्टर कंप्लीटिंग 50 ईयर। तो वहाँ पे अगर आपके पास एक बार ओसीआई कार्ड आ गया तो पहले यहाँ पे दोबारा लेना पड़ता था, लेकिन अब उन्होंने बोला कि आप सिर्फ अपनी जो भी पासपोर्ट की अपडेशन है वो पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दो बस। ओसीआई कार्ड क्या है, लॉन्ग लाइफ लॉन्ग वीज़ा है, ठीक है, एंट्री स्टे इन इंडिया। पीआईओ और ओसीआई को मर्ज कर दिया था गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे जो एनआरआई ओसीआई का डिफरेंस है ये हम 19 अप्रैल जो मंडे की हमारी डीएनडी क्लास है उसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे हो जाएगा सारा आपका। ठीक है, आगे टॉपिक है ऑनलाइन सेंसस असामी मुस्लिम। पहले ही आपको पता है एनआरसी है, वहाँ पे बोला गया कि माइग्रेंट को हम बाहर निकालेंगे, जो भी माइग्रेंट है। बहुत सारा इशू हुआ और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एनआरसी वगैरह सारा करवा दिए गए, लेकिन वहाँ पे इशू क्या आया कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, उनको बोला इलीगल माइग्रेंट है, बांग्लादेश लेने के लिए तैयार नहीं। तो यहाँ पे और जो है ये जनागोस्थिया समन्वय परिषद, ठीक है, ये एक अम्ब्रेला बॉडी है जिसने भी इंडिजीनियस जो ऑर्गेनाइजेशन है असम की, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ऑनलाइन एक अपना सेंसस स्टार्ट किया है जिसके थ्रू वो जो भी असम के अंदर मुस्लिम्स हैं उनके अंदर इलीगल कौन है वो उनको डिटेक्ट करेंगे। यहाँ पे अब हमारी बात है कि हमें क्वेश्चन कैसा आएगा, एक तो आपको ये परिषद के बारे में जानना है कि ये असम के अंदर, बस इतना। दूसरी बात कि यहाँ पे इन्होंने असामीज मुस्लिम की 3 कैटेगरी बना दी, तो ऐसा आपको कैटेगरी वाइज नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वो बोलेंगे गोरिया मोरिया और देशी कम्युनिटी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर थी, ये कहाँ किस एरिया के अंदर पाई जाती है, बस इतना आपने याद रखना है। तो गोरिया जो है ये इंडिजीनियस ग्रुप और ट्राइब उससे कन्वर्ट हुए थे। मोरिया जो है ये अहम किंगडम, हमने उस टाइम पे पहले किया हुआ है इसके बारे में, है ना, तो वहाँ पे इन लोगों को लेके आए थे यूटेंसिल और वेपन बनाने के लिए, उसके बाद ये कन्वर्ट हुए। देन देशी, ये आपका कोच राजबोंगशी कम्युनिटी है जो उसके थ्रू वहाँ से उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है, उससे कन्वर्ट हुए हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा। अब इन्होंने जैसे एनआरसी के अंदर भी कट ऑफ डेट थी, इन्होंने कट ऑफ डेट कौन सी रखी है, इन्होंने जब ब्रिटिश ने एनेक्स किया था, ठीक है, असम को, तो प्री ब्रिटिश रूल टाइम इन्होंने जो लोग थे वहाँ पे रहते उनको इन्होंने कट ऑफ डेट रख दी। अगर हम जुलाहाज बात करें, जुलाहाज जो है, ठीक है, ये टी प्लांटेशन करते थे वर्कर्स, ठीक है, जो सेंट्रल इंडिया से वहाँ पे लेके आए थे, इसलिए इनको एक्सक्लूड किया गया क्योंकि ये ब्रिटिश रूल के बाद आए, ठीक है, लेकिन प्री ब्रिटिश रूल जो है था वही उनको इंडिजीनियस माना गया जो लोकल वहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या 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 होगी, जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वगैरह सारा चलेगा आपका, लेकिन ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन सा होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्लान नहीं है जो जिसके अंदर हमें याद करना है डिटेल के अंदर। तो इन्होंने लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बताई हैं, 70 ऑर्गेनाइजेशन जो रिकॉग्नाइज है, ठीक है, तो उसके थ्रू वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो देसी जनागोस्थिया, देन एक्सोमिया, ठीक है जी, उसके बाद अपना आ गया खिलौंजिया। तो ये हमने थोड़ी सी बस नाम ही याद करने हैं और कुछ नहीं है, तो एक एक नाम याद करना है। जैसे यहाँ पे एक्सोमिया है ना, तो ऐसे थोड़े से क्योंकि डिफ़िकल्ट होंगे ये, इतनी जल्दी मुझे खुद पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, ऐसे नाम तो आपको भी टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा बस आपने आइडिया रखना है कि ये वाले वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। देन कोच राजबोंगशी कम्युनिटी, ये क्या है, ये असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, इनके अंदर मिलती है आपको। उसके बाद नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो यहाँ पे हमें एरिया याद करना है कि ये हमें नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिलती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा असम की एनेक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पहले अहम किंगडम था 1228 टू 1826, ठीक है। उसके बाद बर्मीज़ ने अटैक किया 1817 के अंदर, ठीक है। अब ये बर्मीज़ के अंदर चला गया। उस टाइम को जो 7 साल का पीरियड था उसको ये मनोर दिन बोलते हैं असामीज़। जो मणिपुरी से वो उसको चाय टेरेट, ठीक है, चाय टेरेट खुन टकपा, ठीक है, तो ये बोलते हैं। देखो नाम कैसा है, तो चाय वगैरह याद रख लेना, बस इतना ही। वहाँ पे आपको प्री के अंदर निकालना है, मेज़ के अंदर तो लिखना ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा इतने से, जो भी आपको आसान उसमें से लगता है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट पावरफुल जो अहम किंगडम था वो एंड हो गया जैसे बर्मीज़ का इन्वेजन हुआ। उसके बाद अपने आगे फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर हुई, आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, ट्रीटी ऑफ जंदाबू, ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल कर लिया लोअर असम को, ठीक है, ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया। देन कचर किंगडम को लेटर ऑन एनेक्स किया।
उसके बाद 1838 टू 39 के अंदर असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम ये सारे नेक्स्ट कर दिए ब्रिटिश ने। इसके बाद आपकी टी प्लांटेशन हुई है ना, आपका जो दिग्भोई वगैरह ऑयल है वो सारी रिकवरी स्टार्ट हो गई थी वहाँ पे असम के अंदर। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो आज थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हुआ आपको भी, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था उसी की वजह से। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।